स्वागत है आप सभी का आज के इतिहास क्लास में, जिसमें आज हम लोग क्लास 9th स्टैंडर्ड के इतिहास का दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के परिचय का। तो ये जो है एक युग से शुरू होता है और उस युग में जो है किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन। तो अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे सामाजिक परिवर्तन के उस युग के बारे में। देखिए, आप पिछले क्लास में आपको मैं याद दिला दूं, आपने पढ़ा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि फ्रांसीसी क्रांति जब होता है तो उसके बाद जो है पूरे यूरोप में स्वतंत्रता और समानता का जो विचार है वो काफी तेजी से एक विस्फोट के रूप में जो है फैलने लगता है। और फ्रांसीसी क्रांति की वजह से सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का जो है एक उत्पत्ति होता है, सूत्रपात होता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं शताब्दी से अगर पहले का बात किया जाए तो फ्रांस का जो समाज था वो मोटे तौर पर स्टेटों या क्षेत्रों में बटा हुआ था। और समाज की आर्थिक और सामाजिक अगर सत्ता का बात किया जाए तो वहां पे जो है या तो कुलीन वर्ग, नहीं तो आपका जो है चर्च यानी कि पादरी का नियंत्रण रहता था। लेकिन क्रांति के बाद ये जो संरचना था, स्टेट और जो श्रेणियों में बटा हुआ ये संरचना समाज का, ये जो है अब बदलते हुए दिखाई देने लगा पूरी दुनिया को। और फिर क्या, यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस बात पर जो है चर्चा छिड़ जाती है। भारत में भी अगर बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो जैसे जो आपके दार्शनिक होते हैं या यूं कहने की महापुरुष होते हैं, ये लोग भी आपके जो है फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का यहाँ पर उल्लेख करते हैं, जिक्र करते हैं। और बहुत सारे लोग तो क्रांति के बाद यूरोप की जो स्थिति रहती है उसमें बहस में जो है कूद पड़ते हैं। आगे चल करके इन उपनिवेशों में घटित होने वाली घटनाओं की वजह से विचारों को एक नए रूप में प्रदान करने का योगदान मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यूरोप में भी सभी लोग अमूल समाज के परिवर्तन के जो है पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबका अलग-अलग राय था। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि बदलाव धीमी गति से हो, बहुत ही धीमी गति से हो। एक खेमा मानता था कि समाज का अमूल परिवर्तन ज़रूरी है, जबकि बहुत सारे अलग आपके जो है थॉट प्रोसेस के भी लोग थे। जैसे कि कुछ लोग जो है आपके रूढ़िवादी थे, तो कुछ लोग आपके जो है उदारवादी थे या फिर अमूल परिवर्तनवादी भी समाधान के कुछ पक्ष में लोग थे। तो उस समय के संदर्भ में इन सभी शब्दों का क्या मतलब था, ठीक है? राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे? कौन-कौन सी बातें थी जो कि समान थी? ये सभी बातें जो हमें समझना है और इस चैप्टर में हम समझेंगे भी। एक बात आपको मैं बता दूँ कि देखिए, जो 3 शब्द हमने दिए हुए हैं, उदारवादी, रूढ़िवादी या फिर जो है परिवर्तनवादी, इनका हमेशा हर समय में, हर परिस्थिति में अर्थ एक ही नहीं रहता है, ठीक है? मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि काल और परिवेश मतलब माहौल के अनुसार जो है इनका अर्थ भी बदलते रहता है। हम इनका अर्थ अभी जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, इस अध्याय के अंदर जो है हम 19वीं शताब्दी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि उन सभी परंपराओं का परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर पड़ता है। इसके बाद हम लोग ऐसी ऐतिहासिक घटना पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे कि समाज के रेडिकल पुनर्गठन का जो है एक गंभीर प्रयास किया जाता है। फिर आगे चल के हम लोग रूस में होने वाली रूसी क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद किस तरीके से 20वीं शताब्दी का जो अभी का स्वरूप है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला में जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बनता है, ये हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये 3 शब्द का मायने क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उदारवादी का। देखिए, उदारवादी जो शब्द है, ये एक ऐसे लोगों के समूह के लिए दिया गया है, जो कि एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, जिसमें कि सभी धर्मों को समान आदर मिले, समान जगह मिले। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ब्रिटेन की जो सरकार थी, वहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन में बात करें तो वहाँ पे कैथोलिक चर्च के समर्थन थे। तो यहाँ पे आपका जो है अलग-अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे मतलब एक ही धर्म को आपका जो है मान्य मान्य किया जा रहा है या फिर माना जा रहा है। ठीक है? तो उदारवादी जो समूह थी, वो एक ऐसी राष्ट्र को चाहती थी जहाँ पर कि सभी धर्मों को जो है आपका बराबर अधिकार मिले या कह सकते हैं कि बराबर जो है सम्मान मिले। जो अभी हमने बताया यहाँ पे आपको इंग्लैंड
या फिर जो है आपका ये जो ऑस्ट्रिया या स्पेन है इसके जैसे नहीं कि भाई एक ही। इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में आपका यही था ना कि सिर्फ और सिर्फ चर्च ऑफ जो इंग्लैंड है उसी को मान्यता प्राप्त है, आप उसी धर्म को जो है मान सकते हो। तो ऐसा नहीं हो, सभी धर्मों को जो है समान जगह और समान आदर मिले। तो उदारवादी जो समूह थे ये आपके वंश पर आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के एकदम घोर विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के जो है पक्ष में थे। उनका ये कहना था कि सरकार को किसी के भी अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये समूह प्रतिनिधि पर आधारित एक निर्वाचित सरकार, मतलब चुने हुए सरकार के पक्ष में थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो है राजा के बेटे हो तो आप जो है सरकार बन गए, या फिर कह सकते हैं कि आप शासक बन गए। तो ऐसा नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि चुना लोगों से चुनाव हो, प्रतिनिधि चुन करके जाए और वही जो है शासन करें। ठीक है, और ये भी चीजें थी कि शासन तो चुन करके आए हुए प्रतिनिधि ही करें, लेकिन उनके ऊपर शासकों और अफसरों का जो है प्रभाव नहीं रहे, एकदम ये फ्री रहे शासन करने के लिए। साथ ही साथ ये लोग चाहते थे कि एक सुप्रशिक्षित न्यायपालिका का गठन हो और उसी के द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार ही शासन किया जाए, चलाया जाए। लेकिन ये जो समूह था आपका उदारवादी समूह, ये लोकतंत्रवादी नहीं था, डेमोक्रेट नहीं था। मतलब ये नहीं चाहता था कि सभी लोग चुने। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी जो है आपके वयस्क जो लोग हैं 18 साल के ऊपर के, या फिर जो भी एक निर्धारित सीमा हो उसके ऊपर के सभी लोग वोट नहीं करें, ये ऐसा चाहते थे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते थे कि वही लोग आपके जो है वोट करने का अधिकार प्राप्त करें जिनके पास की आपके संपत्ति हो, यानी कि संपत्तिधारी लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ वोट का अधिकार ये लोग चाहते थे। तो एक हमने आइडियोलॉजी पढ़ा उदारवादियों का, उनका क्या थिंकिंग था। अब हम बात करेंगे इसके उल्टा रेडिकल समूह के बारे में। तो देखिए, रेडिकल समूह लोगों का एक ऐसा समूह था जो कि उस सरकार के पक्ष में थे जो कि देश के आबादी के बहुमत के समर्थन से प्राप्त हो। इनमें बहुत सारे लोग महिला के जो आपके महिला मताधिकार आंदोलन चले महिलाओं के द्वारा, उसके समर्थक भी रहे थे। उग्रवादियों के विपरीत थे ये लोग, जो कि बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के विरोध में थे, लेकिन कुछ लोगों के पास जो है संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध भी जरूर करते थे। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि बिल्कुल ही आपके जो है ये एकदम से ना उल्टे हैं। कहाँ पर वहां पे बात हो रहा था कि भाई वोट का अधिकार जो है, मतलब उदारवादी जो लोग क्या चाहते थे, उदारवादी लोग ये चाहते थे कि भाई वोट का जो अधिकार हो केवल संपत्ति धारियों को मिले, यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं जो ये जो है आपका ये निजीकरण जा रहा है। निजीकरण का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है विशेष लोगों को विशेष अधिकार दिया जा रहा है। जबकि आप रेडिकल समूह को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो है विशेष अधिकारों के खिलाफ है, निजी संपत्ति के विरोध नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोगों के पास में संपत्ति के जो है संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। ठीक है, तो कहीं कहीं पे होता था विरोध, लेकिन ये थे नहीं। अब बात करते हैं रूढ़िवादी तबका, रेडिकल और उदारवादी इन दोनों के खिलाफ था। तो ये तीसरा आपका जो है आइडियोलॉजी हो गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी जो है परिवर्तन की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय अगर बात करेंगे ना, जैसे कि मेजनी का आप जिक्र करते हो, तो वहां पर जो है 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी जो प्रवृत्ति के लोग थे, वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का जो है विचार जो आता था उसको ये एकदम से ना नकार देते थे, उसको नहीं मानते थे, उसके अगेंस्ट में बातें करते थे। लेकिन 18वीं से जैसे 19वीं शताब्दी आता है, तो 19वीं शताब्दी आते आते ये लोग मानने लगते हैं कि परिवर्तन जो है अब बहुत ही जरूरी हो गया है। लेकिन वो अचानक से जो है क्या कह सकते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते थे। उनका ये मानना था कि अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए, अतीत को पूरी तरह से ठुकरा देना नहीं चाहिए, और इसलिए बदलाव का जो प्रक्रिया हो वो धीमी गति से होनी चाहिए। अब आगे बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच टकराव तो हुए, साथ ही साथ 19वीं शताब्दी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं को और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। आगे हम लोग बात करेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से होते हैं। औद्योगिक समाज तो इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि उस समय जो है उद्योग धंधों का जो है काफी तेजी से विकास हो रहा था।
इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय का जो समाज था वो औद्योगिक समाज था, क्योंकि देखिए उस समय जो है सामाजिक और आर्थिक बहुत अधिक बदलाव हुए थे, नए-नए शहर बसे हुए थे, नए-नए उद्योग धंधों का विकास हुआ था, रेलवे भी काफ़ी जो है विस्तारित हो रहा था, औद्योगिक क्रांति जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से आपका विकसित हो गया था, काफ़ी अधिक मतलब कि आपके बृहद पैमाने पर हो चुका था। और इस औद्योगिकरण की वजह से औरतों, आदमियों और बच्चों सबको जो है कारखानों में जो है पहुँचा दिया गया था। मतलब सभी लोग जो है अब काम करने के लिए कारखाने में जाते थे। काम के घंटे बहुत ही अधिक होते थे, जबकि मज़दूरी इसके जस्ट अपोज़िट बहुत ही कम मिलते थे मज़दूरी। बेरोज़गारी की समस्या बहुत ही आम थी। वस्तुओं की औद्योगिक जो वस्तुएँ थी, उनकी माँगों में गिरावट आ जाने के बाद से तो ये जो आपका बेरोज़गारी का समस्या था, ये और भी जो है बहुत ही कह सकते हैं कि आपका जो है घाव पे नमक के समान हो जाता था। शहर तेज़ी से बसते जा रहे थे और फैलते जा रहे थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि आवास और साफ-सफाई का काम जो है, वो मुश्किल होता जाता था। रेडिकल और उदारवादी, ये दोनों ही जो पक्ष के लोग थे, ये इन समस्याओं का हल खोजने का जी-तोड़ प्रयास कर रहे थे। लगभग सभी लोग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास में काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। ज़ाहिर-सी बात है कि उनका व्यापार और आपका जो है औद्योगिक व्यवसाय की वज़ह से धन-दौलत काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होगा। इसलिए वो लोग चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उनको लगता था कि अगर मज़दूर स्वस्थ रहेंगे और नागरिक पढ़े-लिखे रहेंगे, तो फिर वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, उनका अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, तो वो ज़्यादा उनके लिए काम करेंगे, जिसके कि फलस्वरूप इनको भरपूर लाभ मिलेगा, अधिक से अधिक जो है आपका कमाई होगा। यही कारण था कि ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। ये व्यक्तिगत परिश्रम या व्यक्तिगत प्रयास, उद्यमशीलता पर गहरा विश्वास रखते थे। उनका ऐसा मान्यता था कि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, उनके पास में अगर पूंजी रहे, तो बिना रोक-टोक के काम करने का मौका दिया जाए, तो फिर समाज जो है आपका तरक्की कर सकता है। और इसी कारण से 19वीं सदी के शुरुआत के दशक में जो है सामाजिक परिवर्तन के जो भी इच्छुक लोग थे, जितने भी आपके काम करने वाले लोग थे, स्त्री-पुरुष हों चाहे जो भी हों, तो वो सभी लोग जो है उदारवादी और रेडिकल इन दोनों ही समूहों के आस-पास जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इकट्ठा होने लगे थे, गोलबंद होने लगे थे। अब बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है, इन सभी देशों में ऐसे क्रांतिकारी हो गए, जो कि राजाओं के तख्ता पलट करने का पूरा जी-तोड़ प्रयास करने लगे थे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे, जिनमें कि सभी एक ऐसे राष्ट्र का स्थापना करना चाहते थे, जिसमें कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जो एक नेता थे, हमने अभी अगर क्लास में जो है क्लास 10th में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे मेजनी के बारे में। तो मेजनी ने ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर के जो है वहाँ पर इटली के राजा के खिलाफ में साजिश भी रची थी। हम लोग जो है क्लास 10th में इसका डीप स्टडी करेंगे। तो भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में राष्ट्रवादी जो लोग थे, उन्होंने जो है इस मेजनी के रचनाओं को काफ़ी सराहा और काफ़ी उसका जो है अध्ययन करके अपने यहाँ भी उसको जो है अप्लाई किया। फिलहाल हम अभी बात करेंगे यूरोप में समाजवाद के आने के बारे में। तो देखिए समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली जो विचारधारा थी, वो थी आपका समाजवाद। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना-पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकृष्ट हो चुका था या फिर हो भी रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, समाजवादी जो कि आपका समाज में आपका विश्वास रख रहा है, किसी एक निजी की संपत्ति में नहीं विश्वास रखता है। तो वे लोग जो है संपत्ति पर किसी निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति को जो है नहीं देखना चाहते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? तो इसके विषय में अगर बात करें तो देखिए, उनका वो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब कि वो लोग जो है ऐसा क्यों मानते थे कि समाज जो है जो भी समाज में अभी समस्याएँ हैं, उनका मेन कारण है संपत्ति का निजी स्वामित्व।
तो इसके पीछे वो लोग कारण बताते थे कि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत अधिक संपत्ति है, जिससे कि दूसरों को रोजगार मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी जो व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही फायदे से मतलब रखता है। वो उनके बारे में नहीं सोचता है, जिसकी वजह से इसका संपत्ति जो है बढ़ रहा है। इसलिए अगर संपत्ति किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज के लिए रहे, यानी कि पूरे समाज का हो, तो ऐसे में साझा रूप से मतलब सम्मिलित रूप से पूरे समाज के हित पर जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। और समाजवादी इसी तरीके के जो है आपका बदलाव चाहते भी थे, आगे चल करके उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। तो अब हम बात करेंगे कि कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। तो इन दो क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कोई समाज जो है संपत्ति के बिना भी चल सकता है, और समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। तो देखिए, समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल अलग थलग दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव का मतलब हो गया आपका जो है सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करूं तो इंग्लैंड के एक बहुत ही जाने माने उद्योगपति हुए हैं रॉबर्ट ओवेन, जिसके बारे में कि आप लोग क्लास 10th में भी और विस्तार से पढ़िएगा। तो इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, जो कि अमेरिका में पड़ेगा, वहां पे जो है एक नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मोनी नाम से एक नए तरह का समुदाय का रचना किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बड़े मतलब बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बना सकते हैं। वो चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक यानी कि बड़े बड़े सामूहिक खेत को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह पर सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो कि मिल करके चीजों को बनाते थे, और जो भी उसका मुनाफा होता था, अब जो जितना काम किया हुआ है उसके काम के हिसाब से उस सदस्य को जो है मुनाफे को बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स के बारे में जो है जानना बहुत ही जरूरी है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स इस दिशा में कई प्रकार के जो है नए नए तर्क पेश किए। मार्क्स का अपना विचार था। उनका विचार क्या था? तो उनका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीवादियों का स्वामित्व है। पूंजीवादियों कहने का मतलब कि पूंजीपति जो लोग हैं, उनके जो मालिक हैं, उनका मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो मार्क्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई, जब समाजवादी बोल रहा हूँ, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज इसलिए है क्योंकि फैक्ट्रियों में जो भी पूंजी है उसका मालिक कौन है? तो कोई एक पूंजीपति व्यक्ति है। और पूंजीपति व्यक्ति का जो मुनाफा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तो वो डिपेंड कर रहा है आपका मजदूरों के मेहनत पर। तो जब तक निजी पूंजीपति इस तरह के का मुनाफे कमाते जाएगा, मजदूरों पर ध्यान नहीं देगा, तो इससे क्या होगा कि मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा। अपनी स्थिति सुधारने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को जड़ से उखाड़ करके फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भीष्म किस्म का जो है एक सॉरी भीष्म बोल रहा हूँ, अलग किस्म का, अलग थलग किस्म का, एक बहुत ही जो है कह सकते हैं कि उस समय के समाज में जो नहीं दिख पा रहा था, यानी कि जो आज हम लोग जानते हैं जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जानते हैं, तो इस तरह का एक जो है अलग समाज बनाना पड़ेगा जिसमें कि सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण या स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया, यानी कि कम्युनिस्ट सोशल का जो है नाम दिया था उन्होंने। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीत मजदूरों को ही मिलेगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य समाज था, ऐसा उनका जो है पूरा विश्वास था। अब हम बात करने वाले हैं समाजवाद के लिए समर्थन। तो देखिए, 1870 का जो दशक था, वो आते आते समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में फैल चुके थे।
अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए मतलब तालमेल बैठाने के लिए जो ये आपस में अभी आपने देखा था ना कि अलग-अलग लोगों का जो अलग-अलग आपका आइडियोलॉजी था। तो सब लोग जो है अपने-अपने तरीके से जो है आपका क्या कह सकते हैं प्रयास कर रहे थे। तो उन सही प्रयासों में जो है एक-दूसरे के बीच में तालमेल बैठे, इसके लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया, गठित किया। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने एक आपका जो है कोष भी स्थापित किया। कोष कहने का मतलब जिसमें कि आपका फंड इकट्ठा हो, कुछ पैसे जमा हो ताकि संकट के समय में जो है वो अपने जो है सदस्यों को जो है यानी कि मजदूरों को जो है वो मदद कर सकें। इसके अतिरिक्त काम के घंटे में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाना भी उस आपके जो है मजदूरों के जो है ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको कि हम लोग एसपीडी बोल सकते हैं, तो जर्मनी में एसपीडी के साथ इन संगठनों के बहुत ही गहरे यानी कि अटूट रिश्ते थे। और संसदीय चुनाव जब होता था तो उसमें ये जो पार्टियां थी छोटी-मोटी ये उनका मदद भी करती थी। यानी कि जो है जब संसदीय चुनाव होगा तो संसदीय चुनाव में जो पार्टियां भाग लेती थी तो उसमें जो है ये जो अभी हमने बात किया था कि मजदूरों ने जो है अपना संगठन बनाना स्टार्ट कर दिया तो ये संगठन जो है जाकर के वहां पे उनका मदद करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली और ये आपको जो है हमेशा याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रांस में भी एक और पार्टी जिसका कि नाम था आपका सोशल पार्टी। तो फ्रांस में एक दूसरा आपका जो है पार्टी बनता है जिसका नाम है आपका सोशल पार्टी। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं पर भी सरकार नहीं बन पाती है। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि काफी अधिक मात्रा में जीतते हैं, मतलब अधिक संख्या में जीतते हैं, लेकिन और साथ ही साथ कानून बनाने में मदद भी करते हैं, लेकिन सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहता है। इसके बाद का जो टॉपिक्स है, मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।